स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इससे पहले हमने जो अलग अलग टॉपिक्स थे हड़प्पा के उस पर विचार किया था, ठीक है, उस पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी कि जो पुरातात्विद हैं उन्हें कैसे मालूम चलता है कि शिल्प उत्पादन का हुआ था उस समय पे, या फिर किस तरह से किया जाता था, उसका क्रियान्वयन किस तरह से होता था, तो ये कैसे मालूम चला उनको, ये चर्चा का विषय है। तो मनकों के निर्माण में जो पदार्थ थे वो अलग अलग प्रयोग किए जाते थे। मनके यानी मोतियों के, ये देखिए आप यहाँ पर, ये मोती के मनके बने हुए हैं, ये कुछ मनके हैं और ये माला है इन मनकों का, ठीक है। इसे ध्यान से देखिए, क्या ये आज के वर्तमान समय से मैच नहीं करता? जाहिर सी बात है, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि हाँ, जो हड़प्पा की जो काफ़ी सारी शैलियाँ थी, काफ़ी चीज़ें थी, वो आज के वर्तमान युग से बहुत ज़्यादा मैच करती है, बहुत मेल खाती है, ठीक है। क्योंकि वो इसीलिए नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता था कि वो एक डेवलप सभ्यता रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मनके थे उनका निर्माण कैसे किया जाता था, ठीक है। तो उनका निर्माण अलग अलग पदार्थों से किया जाता था। कार्नेलियन से, जो कि सुर्ख सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेल खड़ी जैसा पत्थर, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सेल खड़ी से हड़प्पा में जो मिला मुहर है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, शैली का बना हुआ है। तो सेल खड़ी से मनके भी बनाए जाते थे, ठीक है। तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, जो आज के समय में आप देखते होंगे कि शंख के बहुत ज़्यादा मतलब ईयरिंग्स बनते हैं या फिर माले बनते हैं, तो आप उनको आज के वर्तमान समय से मेल करके देख सकते हैं। फ्योन्स और पकी मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने में होता था, मनके बनाने में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। कुछ मनके क्या होते थे कि दो, कुछ जो मनके होते थे वो देखिए दो इस तरह से मनके अगर होते थे, ऐसे इस तरह से ज्वाइंट होते थे आपस में, ठीक है, इस तरह से वो जुड़े होते थे। तो जो कुछ मनके होते थे दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ मनके सोने के टोप वाले, कुछ मनके जो होते थे इस तरह से अगर मनके होते तो उनके सोने का टोप लगा दिया जाता था इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से होते थे। इनके कई आकार होते थे, ये एक आकार के नहीं होते थे, इनके आकार अलग अलग होते थे। जैसे कि देखेंगे हम तो चक्राकार, इस तरह से चक्राकार हो जाता था, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार इस तरह से, ढोलाकार, देखिए इस तरह से। आप ढोल को आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ढोल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ढोलाकार और खंडित, खंडित यानी कि कुछ टूटे टूटे से आकार देकर बनाया जाता था, ठीक है। अब इन मनकों पे चित्रकारियाँ कैसे की जाती थी, तो उनमें क्या बताया जाता है, जो पुरातात्विद हैं वो बताते हैं कि उस पर क्या था, कुछ पक्षियों के, पेड़ पौधे के या जानवरों के चित्र उत्कीर्णित होते थे, या फिर किसी चित्रकारी की जाती थी, या फिर रेखा चित्र उकेरे गए थे, ठीक है। मनके बनाने की जो तकनीक थी उसमें प्रयुक्त पदार्थ अनुसार विभिन्नताएं थी। हमने वो बात की, सेल खड़ी जो बहुत ही मुलायम पत्थर है। सेल खड़ी क्या है, एक बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, उस पर क्या है आसानी से कार्य किया जाता था, ठीक है। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को, कुछ मनके किस तरह से बनाए होते थे कि जो सेल खड़ी के जो चूर्ण होता था उसके लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किया जाता था, ठीक है। और इसमें ठोस पत्थरों से बने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई आकार बनाए जाते थे। अब जैसे देखिए कोई ठोस ऐसा कोई चीज़ रहेगा तो उसे कोई निश्चित आकार बना सकते हैं, लेकिन अगर वो सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है तो उस पर आसानी से कार्य किया जा रहा है, तो उसे हम किसी भी आकार दे सकते हैं। तो इसी तरह हड़प्पा जो वासी थे वो भी अलग अलग आकार देकर इसे बनाते थे, ठीक है। अब ये है कि सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न आज के जो पुरातात्विद हैं उनके लिए भी एक पहेली बना हुआ है, ठीक है। जो पुरातात्विद हैं उनके द्वारा किए गए प्रयोग जो है वो दर्शाता है कि कार्नेलियन का लाल रंग, कार्नेलियन का लाल रंग हमने पढ़ा था ना, कार्नेलियन लाल रंग का होता था, तो लाल रंग कैसे प्राप्त किया जाता था उसमें, तो पीले रंग का जो कच्चा माल होता था, ठीक है, तथा उत्पादन का अलग अलग चरण में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा रहता तो इसको अलग अलग अपरिष्कृत तरीकों में तोड़ दिया जाता था, ठीक है।
और उसके बाद क्या होता था, उसका सल्क निकाल लिया जाता था। उसके बाद क्या होता, घिसाई पॉलिश, उसमें छेद कर देते हैं। आप आज भी देखते होंगे कि हमारे आजकल का जो मोतियाँ होती हैं वो कुछ इस तरह से छेद बना के बनाई होती है। तो उसमें छेद के साथ ही क्या होता, उसमें चित्रकारी की जाती, पॉलिश की जाती, घिसाई की जाती और उसमें छेद के साथ ही प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। ठीक है। और जैसे कि दो एक महत्वपूर्ण स्थलों के नाम है चनहुद्रो और लोथल। ये हो गया चनहुद्रो और ये हो गया हमारा लोथल। ठीक है। तो यदि अगर आप इन वस्तुओं के पुरातात्विक बताते हैं कि इस वस्तुओं के समुद्र, ये जो दोनों बस्तियां थी उस समुद्र, ये दोनों बस्तियां चनहुद्रो, मान लीजिए चनहुद्रो है और ये है हमारा लोथल। तो ये क्या था, समुद्र के किनारे पर ही, मान लीजिए समुद्र है और इसके किनारे पर ही दोनों बस्तियां स्थित थी। ठीक है। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चकारियां वस्तुएं सम्मिलित है, ये निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। ये कौन सा केंद्र था, तो चनहुद्रो और लोथल से हमें क्या मिला, धौलावीरा छेद करने का उपकरण मिला है। अब पुरातात्विद को कैसे मालूम चला कि छेद होता था उसमें मनके में या नहीं होता था, तो क्योंकि चनहुद्रो और लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से क्या है, छेद करने का एक उपकरण मिला है, जिससे पता लगता है कि हाँ उस टाइम के जो मनके थे उसमें छेद किया जाता था और इस उपकरण से किया जाता था। अब दो जगह और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है नागेश्वर और एक है बालाकोट। एक नागेश्वर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे बालाकोट देख रहे हैं आप। तो ये दोनों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही साधारण है, इजी है, आप तुरंत इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, नागेश्वर और बालाकोट, बालाकोट आप जानते हैं पाकिस्तान में अभी भी। तो ये इसमें क्या मिला है, ये भी क्या है, दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप ही स्थित है। इस शंख से बनी वस्तुएं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ, ये सब चूड़ियाँ जैसे शंख से बनी होती थी, करछियाँ, पच्चीकारी वस्तुएं मिलती हैं। इसके निर्माण का विशिष्ट केंद्र था जहाँ से ये माल दूसरी वस्तुओं में ले जाया जाता था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शंख का निर्माण का दो स्थल का नाम बताइए, तो नागेश्वर और बालाकोट आप बता सकते हैं। यही से शंख की अलग अलग चूड़ियाँ बनाई जाती थी, करछियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि वहीं से पुरातात्विदों को इसका साक्ष्य मिला है। तो ऐसा लगता है कि वहीं से ले जाया जाता था। और ये भी संभव है कि चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल यहाँ पे लाया जाता हो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, तो कुछ भी संभव हो सकता है। अब आते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उत्पादन केंद्रों की पहचान। ठीक है। कैसे पुरातात्विक उत्पादन का जो केंद्र है उसकी पहचान करते थे, उससे पहले हम एक और चीज़ गौर कर लेते हैं और वो है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा एक मातृ देवी, पुरातात्विदों ने इसे मातृ देवी कहकर बताया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक महिला है और उसमें कुछ उस तरह से डिजाइन उकेरा गया है, जैसा लगता है कि हो सकता है उसकी पूजा की जाती होगी। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो क्या करते थे, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया करते होंगे और महिलाओं को पूजा किया करते होंगे। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा में मातृ सत्तात्मक सत्ता रही होगी। ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है, वहाँ के मिले साक्ष्य जो है, वहाँ से मिले जितने भी मूर्तियाँ हैं उससे अनुमान लगाया जाता है। हालांकि इसके बाद जो आर्य समाज आया उसमें ऐसा था कि पितृसत्तात्मक सत्ता कायम हो गई थी और आज भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन उस समय पे अगर इतिहासकारों के अनुसार ऐसा लगता है कि इसमें मातृ सत्तात्मक रही होगी। अब हम बात करते हैं उत्पादन के केंद्रों की पहचान। ठीक है। तो उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती है, तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विद सामान्यतः क्या करते हैं, प्रस्तरपिंड, शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, जो कच्चा माल होता है ना जिससे बनाया जाता है, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट, ये सब चीज़ों की पहचान करते हैं। अब आप सोचेंगे कूड़ा करकट इसका क्या काम होगा, तो आप इस बात का गौर कीजिए, जब आप किसी फैक्ट्री के आगे किसी कपड़े का कतरन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हो सकता है इसके अंदर दर्जी काम करता होगा या कपड़े बनाए जाते होंगे। वैसे ही जब किसी स्थान से बड़े स्तर पर कूड़ा करकट या त्याग दिया गया वस्तु मिलता है तो उससे पुरातात्विदों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि ये वस्तुएं सामान्यतः यहाँ बनाई जाती होंगी। ठीक है। और यही इसी स्थान से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। और देखिए आगे ये बताया भी गया है कि कूड़ा करकट
शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेत में से एक है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन केंद्र पर फेंक दिए जाते थे। अब मानिए आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप ज़्यादातर क्या करेंगे, जो पेज होंगे उसके टुकड़े आप फेंक देंगे। इससे मालूम चल जाता है कि हाँ ये कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा। वही कोई बच्चा अगर, या फिर किसी कुम्हार के यहाँ मटके बनते हैं तो हाँ मिट्टी के टुकड़े, सूखे मिट्टी के टुकड़े आपको मिल जाएंगे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ मिट्टी का कार्य किया जाता होगा। वैसे ही शंख हो गया, ठीक है, या फिर अन्य वस्तुएं जो वहाँ पे त्याग दी गई थी या फिर बड़ी मात्रा में उनको कीड़ों का ढेर मिला पत्थरों का, तो उससे पता लगा कि यहाँ पे शायद इसका कार्य किया जाता होगा। तो ये बहुत ही अच्छे संकेतक पुरातत्वविदों के लिए होते हैं समझने के लिए। तो कूड़ा करकट बहुत ही अच्छा एक संकेत के रूप में कार्य करता है। कभी कभी बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के समय में आप देखेंगे घर में क्या होता है, घर में या कहीं भी फैक्ट्रियों में बड़ी आकार की अगर चीज़ नहीं बन पाती तो उसी आकार का छोटे आकार बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उससे इतना छोटा हो जाए कि उससे कुछ बन ही ना पाए तो क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं या फिर कूड़े में फेंक देते हैं। वैसे ही उस समय भी किया जाता था, क्योंकि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। वो मान लीजिए अगर ज्ञात है कुछ चीज़, ज्ञात से वो क्या करेंगे, अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। अब इसका क्या तात्पर्य है ज्ञात से अज्ञात? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें कुछ मालूम होता है तभी हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ऐसा होता होगा। जैसे कि हमें एक अबतल चक्की का मिला था, जिसे हमने सिलवट्टा, जो आज के समय पे आप देखते होंगे चटनी बनती है, जिसे बहुत टेस्टी चटनी आपको पता होगा, तो वो आज के समय में हम देखते हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें अज्ञात है उससे मालूम करते हैं कि हो सकता है उसका इस्तेमाल जो आज के समय पे किया जाता था वही किया जाता होगा, ठीक है। तो ये तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी से जो मनके बनाए जाते होंगे या फिर अन्य पात्र बनाया जाता होगा वो तो बन जाता होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, तांबे और कांसे का बर्तन, तांबे और कांसे का बर्तन आपको दिख रहा है। अब ये तो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं था, तो जाहिर सी बात है हड़प्पा वासियों ने कहीं ना कहीं से इसको लाया होगा, व्यापार के थ्रू लाया होगा, या फिर कहीं से उन्होंने इसे आयात किया होगा और फिर जाके उसको बनाया होगा। मिट्टी तो आमतौर पर मिल जाता है, लेकिन अन्य धातुओं के लिए उन्होंने व्यापार किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, ठीक है। आप जानते हैं कच्चे माल को मैंने ऊपर बताया कि कौन कौन से होते थे। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान में बाहर क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। अब कुछ सुर्ख लाल रंग का पत्थर अब हर जगह तो वो मौजूद नहीं होता, तो एक जगह से दूसरे जगह ही को मंगाया जाएगा या ले जाया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी के जो मिट्टी के बने खिलौने जो मिले हैं यहाँ से हड़प्पा से, तो उससे पुरातात्विक ये अनुमान लगाते हैं कि यह सामान्यतः क्या होता है, व्यापार के लिए इसको परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता होगा। जाहिर सी बात है आज के समय पे अगर खिलौना बनाया जाता है जैसे कि जहाज का खिलौना होता है, तो हो सकता है अनुमान तो यही लगाएगा आने वाला जो भविष्य होगा, अगर तो वो लगाएगा कि हो सकता है कि जहाज से वो परिवहन को आसानी से ले जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो वैसा ही जैसे कि मिट्टी का खिलौना मिला है और बैलगाड़ी था, तो उससे अनुमान लगाई पुरातात्विदों ने कि हो सकता है कि उस समय इसी के द्वारा के माध्यम से और इसी के द्वारा क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता होगा, एक जगह से दूसरी जगह सामानें ले जाई जाती होंगी। ये परिवहन का अच्छा स्रोत रहा होगा उस समय पे। और बैल भग का भी मिला है, वृषभ का भी मिला था, तो उससे ये अनुमान और ज़्यादा पक्का हो जाता है, ठीक है। तो सिंधु देखिए, सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों के साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तटीय यानी कि देखिए, नदियों से व्यापार तो किया जाता था, तटीय मार्ग से भी व्यापार किया जाता था, और उसके लिए क्या, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। उपमहाद्वीप तथा उससे आगे आने वाला माल, ठीक है। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए क्या करते थे, माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। पहला तरीका आ जाइए, अब उदाहरण यहाँ दिया गया है, ठीक है,
कि नागेश्वर और बालाकोट आपने ऊपर पढ़ा था, जहाँ शंख प्राप्त किया जाता था। ऐसा लगता है कहाँ, क्योंकि वहाँ पे शंख के स्रोत मिले हैं, शंख के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ऐसा लगता है। तो यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था। अब ये तो पता लग गया। बस्तियाँ स्थापित की, उन्होंने क्या किया, जहाँ पे उन्हें कच्चा माल मिलता था वहाँ पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली। एक तरीका तो ये था। कुछ अन्य पुरातन सुदूर अफगानिस्तान में शोत्रगृह, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का पत्थर, लाजवर्द मणि के सबसे अच्छा स्रोत था, निकट वहाँ भी, यानी कि वो पहला तरीका क्या अपनाते थे, जहाँ पे कच्चे माल की प्राप्ति होती थी वहाँ पे भी क्या करते थे, अपनी बस्तियाँ स्थापित कर लेते थे पहली। और दूसरा क्या करते थे तरीका, तो कच्चा माल प्राप्त करने का दूसरा तरीका ये था कि वे राजस्थान, खेतड़ी अंचल, दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान योजना भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। तो दूसरा तरीका वो क्या करते थे, संपर्क स्थापित करके, ठीक है, संपर्क स्थापित करके वो उन चीज़ों को मंगाया करते थे, ठीक है। इन इलाकों में क्या होता था, यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्य के पुरातत्वविदों में गणेशवर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांड से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजा करते थे। तो जब एक जगह के मान लीजिए यहाँ पर कोई स्थान है, वहाँ पर मान लीजिए इस तरह से समझिए, कोई स्थान है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत मात्रा में दिए के साक्ष्य मिले, तो ऐसा लगता है कि यहाँ दिया बनाया जाता होगा। लेकिन कोई ऐसा स्थान है जो इससे काफ़ी दूरी पे स्थित है और यहाँ भी एक या दो दिए का साक्ष्य मिला, तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है, तो तात्विक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से और यहाँ से संपर्क रहा होगा और यहाँ की कुछ वस्तुएं यहाँ अगर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि यदा कदा ऐसा संपर्क रहा होगा, यहाँ की वस्तुएं यहाँ विनियमित होती होंगी और यहाँ से यहाँ लाई जाती होंगी। तो इस वजह से क्या है, यहाँ दिए के तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक दो मिल जाएंगे। इतना समझ गए। तो दूसरा तरीका ये था, ठीक है। अब आ जाइए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे था वो भी हम बात कर लेते हैं। सुदूर यानी कि जो दूर स्थित था, यानी मान लीजिए कोई अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसका अगर विनिमय चल रहा है तो ये तो दूर पर स्थित है। फिर इन दोनों में कैसे विनिमय होता था और कैसे इसका पुरातात्विदों ने अनुमान लगाया, तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो हाल में क्या हुआ है, पुरातात्विक खोज हुआ है और उस खोज किस तरफ इशारा करता है कि तांबा संभवतः यहाँ प्रयोग किया गया अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान में से लाया जाता था। ऐसा लगता है पुरातात्विक के जो सर्वेक्षण हुआ इससे हाल के समय में जो हुआ है उससे ऐसा मतलब इशारा इस तरफ जाता है कि तांबा जो था वो अरब के प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था, ठीक है। रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। दोनों में क्या मिले हैं, एक निकल धातु होता है तो उसका अंश मिला है, ठीक है, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। जाहिर सी बात है, अब मैंने बताया कि पहले अगर कोई एक ही चीज़ें दो जगह से मिलती हैं तो उसका क्या होता है, उसे ये पता लगता है कि हाँ हो सकता है कि ऐसी चीज़ें वहाँ से मिलती होंगी क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में विनिमित प्रतीत होती रही हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे जाते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। वहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। अब देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता, जैसे कि पहले वीडियो में हमने बात की थी कि उस सभ्यता के आसपास से विकसित थी, तो इसके उसमें भी क्या अंश मिले हैं हमें तांबे का, लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल। अन्य जो पुरातात्विक खोज है उसमें क्या हुआ, मोहरे मिले हैं, बाट मिले हैं, पासे मिले हैं, ठीक है, मनके शामिल हैं। इन संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादनों के लेख करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो भी साक्ष्य मिल रहा है उससे ये अनुमान तो लगाया जा सकता है कि ऐसा रहा होगा, जाहिर सी बात है ऐसा हुआ होगा कि
सुदूर क्षेत्रों से इसका संपर्क रहा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर चीज़ें आपस में उसका अंश मिल रहा है तो लगता है कि ऐसा व्यापार होता हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, ये देखिए सबसे पहले ये है ओमान से मिला एक हड़प्पाई मर्तबान। इससे क्या मालूम पड़ता है कि हड़प्पा और ओमान में संपर्क रहा होगा। ठीक है, व्यापार होता होगा। अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको एक मुहर दिख रहा होगा। इस पर आपको क्या नजर आ रहा है? एक वृक्ष, बैल है, पेड़ पौधे और कुछ क्या है, लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। आज भी ये रहस्य है और अगर इस लिपि को आज पढ़ लिया जाता है वर्तमान में तो हमें हड़प्पा के बारे में समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी अनुमान पे ही सिर्फ ये पता लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होता होगा। यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर एक कुबरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। क्योंकि सिंधु क्षेत्र में भी ये ऐसा ही कुबरदार बैल का मिलता था, तो ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया में भी कहीं ना कहीं विनिमित होता था। तो इसके ऐसे ही कोई शब्द नहीं कह दिए जाते हैं, इसके लिए साक्ष्य की जरूरत होती है और साक्ष्य के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि ऐसा हुआ होता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक बहुत ही गोलाकार एक फारस की खाड़ी के प्रकार की मुहर है। ठीक है, हड़प्पाई चित्र मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्थानीय के बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। अब ऐसा लगता है कि यहाँ ये हड़प्पा से लिया गया है कुछ कुछ चीजें, तो लगता है कि फारस से भी इसका कहीं ना कहीं व्यापार होता हुआ होगा। और ये देखिए एक नाव की चित्र वाली क्या है, मुहर है। अब भी बताइए कि इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, अगर नाव के चित्र वाली मुहर रहेगी तो कुछ अनुमान लगे ना लगे, ये तो अनुमान लगता है कि नाव से आना जाना होता होगा, वो एक साधन रहा होगा। ठीक है, ये देखिए हड़प्पा की लिपि है जो आज तक समझी नहीं गई, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इसीलिए पहेली के रूप में बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी दुविधा है कि आज तक ये पढ़ी नहीं गई है लिपि, नहीं तो हमें हड़प्पा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पता होता आज के समय पर। अब देखिए मुहरे, लिपि तथा बाट। मुहरे समझते हैं, मुहरे क्या होता है? लिपि यानी जो शब्द है, बाट यानी पत्थर जिससे तोला जाता है। आप देखे होंगे, बाट तो आपने आमतौर पर देखा ही होगा। तो चलिए बात करते हैं मुहरे और मुद्रांकन। मुहरे और मुद्रांकन का प्रयोग, मुद्रांकन यानी पैसों, ठीक है, का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए आप सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया। ठीक है, और उसका गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा कर एक अधिक मुहरों से दबाया गया, जिसमें मिट्टी पर मुहरों का छाप पड़ गई। यदि ऐसे थैले को गंतव्य स्थान से पहुंचने की मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई थी। देखिए, अब एक बात बताइए, मुहरों का प्रयोग क्यों किया जाता था? अगर किसी आपने रिजल्ट लिया होगा तो उस पर भी मुहर लगा होगा, कोई आपने स्पोर्ट्स से कोई आपको सर्टिफिकेट मिला होगा तो उस पर भी मुहर मिला होगा। मुहरें किस लिए होता है? किसी चीज़ की पहचान के लिए कि कहाँ से मिल रही है ये चीज़। वैसे ही उस समय भी अगर मुहरें मिल रही हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों का ले जाया जाता होगा तो उस पर गीली मिट्टी उसके मुख पे लगा दी जाती थी, उस पर मुहर लगा दी जाती थी। ऐसा किस लिए किया जाता था? ताकि अगर रास्ते में किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया तो पता लग जाता। ठीक है, और किस स्थान से लाया गया है वो वस्तु, वो भी उस मुहर के द्वारा ही अनुमान लगाया जाता था। ठीक, अब ये देखिए रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन। तो पहले के जो जितना भी आपको मुद्रांकन मिलेंगे उसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे? जानवरों के चित्र ही उत्कीर्णित मिलेंगे। ये ध्यान देने वाले, प्रकृति से रिलेटेड ही मिलेगा। तो एक रहस्यमय लिपि, जैसा कि हमने बात किया कि रहस्य बना हुआ है आज तक हड़प्पा की लिपि। तो हड़प्पाई मुहरों पर पंक्ति में कुछ लिखा है जिसका मतलब क्या है? मालिक के नाम, पदवी को दर्शाता है। ऐसा ही लगता है ना कि किसी मालिक का होगा या किसी भी पद का होगा। तो विद्वान है, उन्होंने सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, जो आप देख सकते हैं, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे उनको इस सांकेतिक रूप से इसका मतलब बताता था कि कहाँ से लाया जा गया होगा। ठीक है, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से ये क्या है? वर्णमाली, जहाँ की प्रत्येक चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी।
आप देख रहे होंगे लिपि कैसी थी, यहाँ वर्णमाली आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, एक प्रकार की एक चित्र को आप शब्द के रूप में ढाला गया है। तो ये वर्णमाली चित्र शैली थी, ये वर्णमाली शैली नहीं थी, जैसे कि आज हम क ख ग घ ऐसे पढ़ते हैं वैसा नहीं था, ये चित्र थी। ठीक है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों की संख्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब एक बात बताइए, जब आप दाईं से कैसे पता लगेगा कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? जब हम दाईं से, मान लीजिए जब हम दाईं से बाईं ओर लिखते हैं तो क्या होता है, जब यहाँ से हम चिपका के लिखते हैं और फिर यहाँ जाके हमारा क्या होता है, थोड़ा खाली स्थान बच जाता है, ऐसे से लिखते हैं। तो इससे क्या मालूम चलता है कि इधर से ये लिपि इधर की ओर लिखी जाती है। यदि खाली, ठीक है, अगर ब्लैंक इधर बचता है, ठीक है, इधर ब्लैंक है, तो ऐसा लगता है कि इधर से शुरू की गई होगी। अगर इधर ब्लैंक रहेगा तो ऐसा लगेगा कि इधर से शुरू की गई होगी। तो अनुमान लगाने का ये तरीका रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ ये तो हमें पता लग गया किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी। अब देखिए, दाईं ओर से लिखी थी क्योंकि कुछ मोहरों पे दाईं ओर चौड़ा अंतराल है। जैसे मैंने बात किया ना कि अंतराल से पता लगाते हैं कि कितना रिक्त स्थान है, यानी कितना ब्लैंक छोड़ा गया है, उससे पता लगाते हैं। तो बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णन से दाईं ओर से लिखना आरंभ किया था और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा लगता है। अब हम उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान, इस पर क्या है, लिखावट मिली है। ठीक है, लिखी हुई शब्द मिले हैं जो कि चित्रित थे। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान के अंबर, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? अब देखिए, अगर अगर हर चीज़ से आपको लिखावट मिल रही है तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान यही लगाया जा सकता है कि उस समय साक्षर लोग हुए होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी तो वो पढ़ पाते थे, है ना। तो ये अनुमान लगाया जाता था। अब आ जाते हैं बाट। बाट हमने बात की कि जो आप देखे होंगे कि बाट को इस तरह से होता है, सब्जी लेने जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि 5 kg ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, ऐसे कुछ बना होता है ना। तो इस तरह से बाट होते थे। तो विनिमय बाटों की सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित। ठीक है, बाट सामान्यतः क्या, चट नामक, ये याद रखने वाली बात है, मुहरे किससे बने होते थे, सेलखड़ी नामक पत्थर से, और बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इस पर किसी प्रकार का निशान नहीं होता था, ये घनाकार इस तरह से होते थे। ये क्या होते थे, घनाकार, इस पर किसी प्रकार का निशान नहीं होता था आमतौर पर। ठीक है, इन बाटों के जो निचले मानदंड द्विधारी होते थे, और देखिए इस तरह से दिखाया गया है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेके 12,800 तक द्विधारी होते थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों के मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्लड़े भी मिले। अब देखिए, अब ऐसा कैसे लगेगा कि माप होता था या नहीं, अब पल्लड़े भी मिल जाएंगे तो इससे मालूम होगा ना, पल्लड़े अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर धातु से बने तराजू जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता, तो जाहिर सी बात है मापा जाता होगा, है ना। कितना अनुमान लगाना आसान हो जाता है। और अभी भी अगर आप किसी भी, अगर सोनार के पास जाएंगे जहाँ पे सोने मिलते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि वो छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से वो रखते हैं तराजू, जो देखे होंगे, और सब्जियों वाला बड़े बड़े रखते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कीमती चीज़ों का जो माप होता है वो छोटे आकारों से किया जाता है, क्योंकि वो महंगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा अनुमान लगाते हैं कि छोटे जो मिले हैं तराजू मापने वाले, वो आभूषणों के तौलने के लिए किए जाते होंगे। क्योंकि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो आप इसी ओर बढ़ते चलिए।